हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हमने कुछ दिन पहले से आपका जो है जेके एसएसबी का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू ईयर हिस्ट्री वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हमने उसमें आपका जो है फर्स्टली आपको सिलेबस डिस्कस करवाया। ठीक है, कि क्या क्या किस तरीके का पैटर्न का पेपर आपका जो है वो रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारी वीडियो थी वो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी यूरोप की फोर्सेस थी या कंपनीज थी जो इंडिया आई थी। ठीक है, उनमें से मैंने आपको फ्रेंच के बारे में बताया, पोर्तुगीज़ के बारे में बताया, डेन्स के बारे में बताया, कहाँ कहाँ पर उनकी सेटलमेंट हुई, कहाँ कहाँ पर वो लोग गए। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, उनके गवर्नर्स के बारे में बताया, उनके गवर्नर्स ने हम क्या इंडिया आकर क्या क्या किया। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपका जो है उस वीडियो में लेक्चर हमारा रहा। नाउ नेक्स्ट उसमें मैंने आपको इंडिया ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो जो है वो जो है शूट करूँगा, क्योंकि मेन जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट है। पोर्तुगीज़ का वहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं रहता है, डेन्स का नहीं है, फ्रेंच का नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है आपका दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरीके से इंडिया आती है, क्या करती है। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है इसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी भी कहते हैं, और ये ब्रिटेन से आई हुई एक कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इसकी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1599 को होती है ब्रिटेन में। सिर्फ सेम वही मोटो है इनका, ट्रेड करना। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि इन लोगों का इंडिया आने का कुछ नहीं था, सिंपली ये लोग क्या है इंडिया में आकर जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। उनका एक ही मोटो है, ट्रेड करना है इंडिया के साथ। इंडिया आने से पहले ये क्या करते हैं उस टाइम आपकी जो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वीन एलिजाबेथ आई जो थे उस टाइम रूल कर रहे हैं ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, क्वीन एलिजाबेथ आई से जो है वो परमिशन लेते हैं कि भाई हमको आप परमिशन दे दो ताकि हम लोग जो है वो ट्रेड करने इंडिया चले जाएं। क्वीन एलिजाबेथ आई इनको 1600 एडी में जो है क्या कर देती है, परमिशन दे देती है कि ठीक है भाई आप इंडिया चले जाओ। और उसके साथ में वो ये भी कहती है कि और कोई दूसरी कंपनी जो है वो यूरोप से जो है वो इंडिया नहीं जाएगी ट्रेड करने के लिए। तो ये लोग जो है वो इंडिया आ जाते हैं। लेकिन हमें जैसा कि अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया में जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो आते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाकी की फोर्सेस क्यों आती हैं? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे रिटर्न जब वो वापस चले जाते हैं वहाँ पर इंग्लैंड में, तो वो वहाँ पर जब वहाँ के जो दूसरी जो कंपनी जब उनके प्रॉफिट को देखती हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं ये होता है कि हम लोग भी वहाँ जाएंगे, वहाँ भी वहाँ पर जो है वो ट्रेड करेंगे। वो लोग भी इनके पीछे पीछे आ जाते हैं इंडिया में ट्रेड के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्टर क्वीन एलिजाबेथ आई ने साइन किया था वो ज़्यादा फोर्सेस को रोक नहीं पाया एंटर होने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। चलो जो भी वो था, तो हमने हमारे लिए मेन है कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो 1599 को होती है। ठीक, क्वीन एलिजाबेथ आई जो है 1600 एडी में क्या करते हैं, परमिशन देते हैं इंग्लिश को कि भाई आप जाइए और इंडिया के साथ ट्रेड कीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये लोग को जैसे ही परमिशन मिलती है तो कैप्टन विलियम हॉकिंस एक बंद पर्सनैलिटी थे जो इंडिया आते हैं, और जिस जहाज के ऊपर वो आते हैं उस जहाज का नाम था हेक्टर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं आपको। तो वो लोग हेक्टर पर जो है वो इंडिया आते हैं, और कहां पर आते हैं, वो सूरत में। ठीक है, सूरत में वो विलियम हॉकिंस जो है वो जब पहुंचते हैं तो उस टाइम जो है औरंगजेब इंडिया के मुगल रूलर होते हैं। तो ये आकर जो है इंडिया जब आते हैं तो ये चले जाते हैं मुगल दरबार के पास, और मुगल दरबार में ये रहते हैं 1608 से लेकर 1611 तक। ठीक है, अब विलियम हॉकिंस क्या कह रहे हैं, औरंगजेब के पास जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी फैक्ट्री जो है वो लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप हमें परमिशन दीजिए। लेकिन जो मुगल एम्परर थे उन्होंने उनको परमिशन देने से साफ मना कर दिया कि अभी हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, हम आपके बारे में जानते नहीं है, आप क्या हो, कैसे हो, क्या हो है, तो हम आपको कैसे परमिशन दे दे। तो उन्होंने इनको परमिशन अभी नहीं दी कि आप जो है वो। तो इसी तरीके से 1611 तक विलियम हॉकिंस यहाँ रहते हैं और फिर वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। इन्हीं के उनको फॉलो करते हैं कैप्टन मिडलटन जो है वो इनको फॉलो करते हैं, और वो इंडिया आते हैं 1613 में। ठीक है, 1613 में इंडिया आते हैं, और फाइनली
ही गॉट द परमिशन फ्रॉम जो मुगल एम्परर थे उनसे परमिशन मिल जाती है कि आप जो है वो फैक्ट्री लगा सकते हो इंडिया में। तो ये फैक्ट्री जो मैं आपको बताई सूरत वाली जो फैक्ट्री है ये कैप्टन मिडलस्टन के टाइम पर ही लगाई गई थी। ठीक है, इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है अपनी जो है वो यहां पर लगाई। अब देखिए अंग्रेजों का इंडिया आना, ठीक है, इन्होंने ना इंडिया, अब जैसे अब इंडिया के अगर हम मैप को देखें तो इन्होंने ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर अपनी अपनी जो सेटलमेंट है वो करी हुई है। ठीक है, उन्हीं सेटलमेंट को हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ में ये कहां पर थे, साउथ में इन्होंने क्या किया एंड देन वेस्ट में इन्होंने क्या किया, क्योंकि तीनों जगह चाहे आप ईस्ट साइड देख लो, नीचे देख लो, साउथ में देख लो या वेस्ट वाली साइड देख लो, इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, समुद्र, ये तीनों जगहें जो है वो समुद्र के पास में है और इन्होंने तीनों जगहों पर जो है क्या कर दिया, अपने जो है सेटलमेंट, अपनी फैक्ट्री जो है वो लगा दी। लगाने का यही मकसद था क्योंकि इनको जो है इंडिया से पूरा रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे और यही 3 सेंटर थे जहां से इनकी शिप जो है इंडिया से लिया गया जो भी माल होता था, चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है, उसको ये लोग यूरोप जो है यहीं से जो है वो भेजते थे। तो इस यही चक्कर में हम पढ़ेंगे कि देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है ना मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद नहीं रहती है, कंफ्यूजिंग रहती है, कंफ्यूज रहता है कि कहां पर क्या हुआ था। तो इसको याद रखिए, इसको मैंने इसलिए इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी साउथ में कहां पे थी। अब जैसे ब्रिटिशर्स, ये पूछा जाता है कि बताइए जी आपकी जो पहली फैक्ट्री थी ब्रिटिशर की ईस्ट में वो कहां लगी थी, है ना। तो ईस्ट वेस्ट साउथ आपको पूरा पता होना चाहिए कहां पर लगी। तो देखिए 1616 में क्या होता है, 1616 में ब्रिटिशर अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में लगाते हैं और मसूलीपट्टनम कहां पर है आपका, साउथ में। ठीक है, साउथ में है मसूलीपट्टनम, जहां पर ये लोग जो है वो अपना पहली फैक्ट्री जो है वो लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1616 के बाद 1633 में 1633 में फर्स्ट फैक्ट्री जो है इन ईस्ट में लगती है हरिहरपुरा बालासोर ओडिशा में। ठीक है, कहां पर, हरिहरपुरा बालासोर ओडिशा में। 1616 में 1616 में ये लोग मसूलीपट्टनम साउथ में जो है पहली फैक्ट्री लगाते हैं, बालासोर ओडिशा में ये लोग फैक्ट्री लगाते हैं ईस्ट में, यहां साउथ में लग रही है, यहां ईस्ट में लग रही है। उसके बाद 33 के बाद 39 में ये क्या करते हैं, मैड्रास को लीज पे लेते हैं और वहां पर क्या बना देते हैं, बिल्ड फोर्ट सर जॉर्ज। ठीक है, वहां पर एक फोर्ट बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं सेंट जॉर्ज। ठीक है, और यही सेंट जॉर्ज जो है इनका वो हेडक्वार्टर बनता है साउथ में, मतलब ये यहां पर इनकी मेन सेटलमेंट है, यहां से बैठकर ये लोग जो है बाकी ट्रेडिंग जो सेंटर है उनको गाइड करें, मतलब इनका मेन हब या कह दो कि मेन ऑफिस, मेन हेडक्वार्टर जो था वो साउथ में था। कहां पर, सेंट जॉर्ज। अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैड्रास से जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, तो यही वो हेडक्वार्टर था जहां से कि ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लू को भेजा था कि आप जाइए और बंगाल में देखिए कि क्या मसला हुआ है, वहां पे क्यों इतने हमारी कंपनी को जो है वो नुकसान हो रहा है। तो यही वो हेडक्वार्टर थे। फिर इसके बाद उन्होंने वहां पर भी हेडक्वार्टर बनाया बंगाल में, वो भी हम देखेंगे कैसे बनाया। तो आपको अभी याद रखना है कि बंगाल से पहले जो हेडक्वार्टर था ब्रिटिशर्स का वो कहां पर था, आपका सेंट जॉर्ज में था। और सेंट जॉर्ज जो है वो कहां पर था, वो था आपका साउथ में, मैड्रास में। ठीक है, और मैड्रास इन्होंने इसको कब बनाया था, जब इन्होंने मैड्रास को लीज पे लिया था 1639 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसे याद रखिए 1639 में उनको मैड्रास लीज पे मिल गया। जैसे इनको लीज पे मिल गया तो इन्होंने क्या कर दिया, फटक से वहां पर सेंट जॉर्ज जो है फोर्ट बना दिया और उसी फोर्ट को उन्होंने अपना मेन हेडक्वार्टर जो है वो बना दिया। ठीक है, हो गया आपका साउथ भी क्लियर हो गया, आपका ईस्ट भी क्लियर हो गया, आपका जो है मैड्रास जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है 1668 में गर्लैंड औरंगजेब जो थे वो बॉम्बे को मेन सेटलमेंट बना देते हैं वेस्ट में। ये क्या करते हैं, ये वेस्ट में जहां पर इनके पास कुछ नहीं था वहां पर भी जो है सेटलमेंट अपनी खोल देते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं और उसी फैक्ट्री से ये लोग देखो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब जैसे आपका इंडिया कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां पर भी इनकी मेन सेटलमेंट है, बॉम्बे में भी इन्होंने बना दिया, देन ओडिशा में भी बना दी इनकी पहली सेटलमेंट। ठीक है, अभी बंगाल यहां पर है तो बंगाल को इन्होंने नहीं छेड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 जो है इनके क्या बन गए, मेन सेटलमेंट्स बन गए, ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए। और ये वाला जो था ना मैड्रास वाला, ये मैड्रास वाला क्या था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
क्यों? क्योंकि यहां पर इनका मेन ऑफिस था, जहां से पूरे किस तरीके से ट्रेड को, इंडिया का जो ट्रेड है वो कंट्रोल उस टाइम यहां से ही हो रहा था। नेक्स्ट, फिर क्या होता है 1690 में ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं। सुल्तानती विलेज है एक कोलकाता में, ठीक है, अब तो हम उसको कोलकाता कहते हैं। तो सुल्तानती विलेज था एक, ठीक है, सुल्तानती विलेज थे, एक कैरिकला एक विलेज था और एक तीसरा विलेज भी है। इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर जब फैक्ट्री खोली ना, तो ये भी हुगली रिवर के साथ में था। इन्होंने क्या कर दिया, इन तीनों गांवों को जोड़कर क्या कर दिया, अपना एक और फोर्ट बना दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया फोर्ट विलियम। अगर आप कभी विजिट करो कोलकाता तो आप फोर्ट विलियम जाना, देखना, वहां पर इनकी सेटलमेंट के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहां पर इन्होंने मैड्रास में सेंट जॉर्ज बना दिया, वहां पर फोर्ट विलियम बना दिया, ठीक है, जो इनका उसके अंदर क्या थी, इनका पूरा ट्रेडिंग, मतलब एक गांव था, उस गांव को इन्होंने चारों तरफ से फोर्ट लगाकर उसके अंदर ये लोग रहने लगे, अपनी सेटलमेंट करने लगे। वहां पर जो है परमिशन के बगैर आप नहीं जाना, मतलब आने देते थे किसी को। तो इसी तरीके से क्या हो गया, इनका जो है कोलकाता जो है, और यही फिर जो 3 गांव थे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुल्तानती और 2 और थे, यही जो है वो लेटर जब टाइम के हिसाब से यही गांव जो है वो आपकी सिटी कहलवाते हैं, जिसको आप कोलकाता के नाम से, उस टाइम तो चलो कलकत्ता के नाम से, आज हम कोलकाता कहते हैं, तब वो लोग कलकत्ता कहते थे। तो कलकत्ता के नाम से जो है ये सिटी ग्रू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आखिरकार क्या होता है, जॉन सरमन, ठीक है, लास्ट में 1717 में क्या होता है, जॉन सरमन जो है वो इंडिया आते हैं, और इंडिया आते ही ये लोग क्या करते हैं, मुगल से जो है वो फुली परमिशन लेते हैं कि और आप हमें फुली परमिशन दे दो कि हम ट्रेड करें इंडिया के साथ। और इनको जो पेपर उस टाइम दिया जाता है वो मुगल्स के द्वारा, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो पॉइंट ये मैग्ना कार्टा जो है, ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि देखो पेपर में कभी कभी ये भी कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मैग्ना कार्टा लिया था वो किस ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लिया था, ठीक है, या किस ब्रिटिशर से लिया था या कब लिया था, ये पूछा जाता है। तो ये लिया था आपके जॉन सरमन ने जो है ये ऑब्टेन किया था ऑर्डर, या उसको हम फरमान कहते हैं, मुगल एम्परर से, और उसको उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, मतलब आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपनी, कैसे इंडिया आती है, कहां कहां पर अपनी फैक्ट्री जो है वो लगाती है। अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी ये सिर्फ इंडिया आए हैं और सिंपली इन्होंने क्या किया है, बड़े ही प्यार से मुगल से जो है परमिशन लिए, आप हमें फैक्ट्री खोलने पे दो। कहीं पर इन्होंने मैड्रास को लीज पे ले लिया है ना। अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपली क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो अपनी सिर्फ फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही है, इनको लगा ही नहीं था कि हमको यहाँ पर जो है एज सच कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करना है या जो भी है। ये सिंपली इंडिया आए थे जस्ट कि हमको ट्रेड करना है, ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है, एंड देन अपने कंट्री वापस चले जाना है, यही इनका मेन मकसद था। तो गाइस देखो, अब जो आपका नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। अब ना एक चीज है, ब्रिटिशर जो थे ना, इनके इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो शुरू में जब ये इंडिया आया ना, तो इन्होंने देखा कि यार यहां पर दूसरी फोर्सेस भी हैं, अब ट्रेड करना है तो पोर्तुगीज भी पिक्चर में है, पोर्तुगीज भी इंडिया में है, डेन्स भी इंडिया में है, आपके फ्रेंच भी इंडिया में है। सो देयर आर सो मेनी पावर्स ऑफ ट्रेडिंग हेयर इन इंडिया। तो अब इन्होंने क्या सोचा ना कि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी को भी सही से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को लगा कि अगर हमें सही वे में प्रॉफिट में फायदा कमाना है तो सबसे पहले हमें जो अपने राइवली ग्रुप है ना, जो हमारे साथ यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, इनको हमें बाहर निकालना होता है। ये तो आपको पता है, मार्केट का अगर आप इकोनॉमी में भी देखो तो मार्केट में अगर आप देखते हो तो क्या होता है, हर बंदा जो है प्रॉफिट के पीछे भागता है। कोई आपको, अगर आप दुकान पे जाते हो, कोई आपको बोलता है कि 600 की शर्ट, कोई बोलता है 200 की ले लो भाई, आप उसने मुझे 600 की बोली, आप ज्यादा बोल रहे हो, वो बोलेगा आप मुझे कम दे दो, है ना, काइंड ऑफ वैसे ही। तो शुरू में क्या होता था, जब ये ब्रिटिशर जितनी भी पावर्स थी, यूरोपियन पावर जब इंडिया आई ना, तो ये इंडिया में क्या करते थे, वहां से अपने कंट्री से सोना चांदी ये सब लेके आते थे, हमें देते थे, हमसे चीजें खरीदते थे, जो भी इंडियन स्पाइसेस इंडिया के बहुत फेमस थे यूरोप में, हमारा कॉटन बहुत फेमस था, हमारा इंडिगो बहुत फेमस था, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो यूरोप में हमारी फेमस थी। तो ये उन्हीं चीजों से जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं।
लेकिन अब ये ज्यादा से कहते हैं ना, लालच इंसान का जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है टाइम के हिसाब से। सो ब्रिटिशर के भी जब पावर, लालच का जो पावर था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने जो राइवली ग्रुप्स हैं इनको पिक्चर से आउट कर दें, ये लोग चले जाएंगे, सारा प्रॉफिट हम कंट्रोल कर लेंगे, सारा प्रॉफिट हमारे अंदर रहेगा, तो हम लोग जो है वो रिच से और भी ज्यादा रिचर बन गए। तो जब ये फीलिंग उनके अंदर आई तो उन्होंने धीरे 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 जो है वो एक एक करके अपने जो राइवली ग्रुप्स थे उनको जो है इंडिया से बाहर निकाल दिया। अगर मैं बात करूं पुर्तगीज की, तो पुर्तगीज पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया आए थे, ठीक है। मैंने आपको हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया इन सब के बारे में, कहां पर आए थे, इनके गवर्नर्स कौन थे, और उनके गवर्नर्स ने इंडिया में आकर कहां पर किस बंदे से परमिशन लेकर क्या किया, वो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। सो पुर्तगीज अगर की मैं बात करूं, एज फार एज पुर्तगीज और कंसर्न, तो इन्होंने क्या कर दिया, सबसे मेन देखो, हुआ तो बहुत कुछ है हिस्ट्री में, लेकिन हमने इतना याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हिस्ट्री अगर आप पढ़ने पे चले जाओगे ना तो बहुत इस एक चीज के ऊपर, ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ना, इसके ऊपर पूरा 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, लेकिन हमें उतना करना नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखिए कि पुर्तगीज की अगर मैं बात करूं तो पुर्तगीज को ब्रिटिशर्स ने आउट कैसे किया। सिंपल सी बात है, 1661 में, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1661 में जो पुर्तगीज थे उन्होंने बॉम्बे जो है वो गिफ्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि उनकी एक जो प्रिंस थे, पुर्तगीज के जो राजा थे, उनकी जो आई थिंक बेटी या बहन कुछ ऐसा था, उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के साथ शादी कर ली, उन्होंने उसके सिस्टर के साथ शादी कर ली, तो इन्होंने जो है उसको प्रिंस चार्ल्स को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया अपना बॉम्बे, कह दिया कि यह हमारी तरफ से गिफ्ट। देखो उनकी चाल देखिए, ब्रिटिशर्स का देखिए किस तरीके से वो कैप्चर करे, वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नया निकले तो उसको टेढ़ा कर दो। इन्होंने यहां पर यही कुछ किया, लड़ाई, इन्होंने सोचा इनके साथ लड़ने से बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अब यहां पर लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि ये सारी जो है वो यूरोपियंस है, तो यूरोप की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनका अपना ही एक रिलेशन होगा उस टाइम पर, तो ये लोग हो सकता है उनके साथ लड़ने पे ना जाएं, तो इन्होंने क्या कर दिया, सिंपली इनको दूसरे तरीके से जो है इंडिया से बाहर निकालने का स्टार्ट कर दिया। जैसे पोर्तुगीज को एज अ जो बॉम्बे मेन था, ठीक है, अंग्रेजों ने जब उनसे ले लिया तो पोर्तुगीज की जो पावर थी वो कन्फाइंड हो गई, फिक्स एरिया उनके पास दे दिया गया उनको कि आप यहां पर ट्रेड कीजिए, जितना आपसे हो सकता है तो कीजिए। उसके बाद अगर मैं डच की बात करूं तो डच के साथ इन्होंने एक ही लड़ाई लड़ी थी 1759 में, बैटल ऑफ बडेरा, और उसमें डच जो है बुरी तरीके से हार जाते हैं, ठीक है। जब हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स उनको कहते हैं, भाई साहब फिर आप चले जाइए वापस, आपका यहां पर क्या काम। तो धीरे धीरे इन्होंने इनकी पावर को भी कम कर दिया। एज फॉर एज फ्रेंच और कंसर्न, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रेंच, आर कंसर्न, ठीक है। अगर मैं फ्रेंच की बात करूं तो फ्रेंच जो कंट्री थी ना, बहुत ही पावरफुल कंट्री थी, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी इनकी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था फ्रेंच के बारे में, जो हमारी वीडियो में फिर से बता रहा हूं कि वीडियो जो मेरी इससे पहले वाली आई है उसमें मैंने जो फ्रेंच के बारे में है जब सब कुछ बताया हुआ है। इनके जो गवर्नर थे, डुप्लिक्स करके उनका नाम था, ही इज वेरी 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 पावरफुल गवर्नर जो है फ्रेंच का इंडिया में रहा है। ये जो फोर्स थी ना फ्रेंच वाली, ये थोड़ी थी टक्कर देने वाली ब्रिटिशर्स को। अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को देखो तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखते हो कि फ्रेंच और ब्रिटेन की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज है ना, ये एक फिलॉसफी को फॉलो करती हैं जिसको कहा जाता है कोलोनियलिज्म, ठीक है। ये कॉलोनीज बना रही थी अलग अलग देशों को, ठीक है। इसका अपना इंटरेस्ट था कॉलोनिज्म करना, ब्रिटिश का अपना था। तो अगर ये एक ही कंट्री पे अटैक कर रहे हैं तो भाई लड़ाई होना तो जाहिर सी बात है। जब तुम्हारे पास एक ही एरिया है और तुम दोनों का इंटरेस्ट वहां पर जगता है, तुम्हारा वहां पर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो तुम तो लड़ोगे ही। तो यही चीज जो है इंडिया में होती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरेनेटिक वॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? कैरेनेटिक वॉर। ये जो वीडियो में, ये जो लेक्चर में आपको दे रहा हूं, इट इज जस्ट आपको अवेयर करने के लिए कि भाई देखिए किस तरीके से ब्रिटिशर इंडिया में पहले एक पावर की तरह कैसे खड़े हो रहे हैं। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कैसे खड़े होंगे, फिर वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, देन कैसे क्या होगा, इसको हम फॉलो करेंगे। यह है कैरेनेटिक वॉर्स। तो पहली जो कैरेनेटिक वॉर है वो होती है 1746 से लेकर 1748 तक, ठीक है, पहली वॉर है ये।
और इस वॉर में जो है दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में लड़ जाती हैं और इस वॉर को खत्म किया जाता है एक ट्रीटी के साथ जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली। ठीक है, चैपली, एक्स-ला-चैपली, जो कब होती है 1748 को होती है। ठीक है, सिंपल है, याद रखिए। आपको पेपर में सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, एसएससी के पेपर में एक्चुअली में पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट ट्रीटी कब हुई थी, एंग्लो कैनेटिक वॉर जो ट्रीटी थी उसका नाम क्या था, फर्स्ट ट्रीटी का नाम क्या था। तो याद रखिए कि पहली लड़ाई तो हुई उनकी 46 से लेकर 48 तक, लेकिन उसी लड़ाई खत्म कैसे होती है, जब ये आपस में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं 48 में, वॉर जो आपकी कैनेटिक वॉर खत्म पहली। दूसरी वॉर में क्या हो जाता है, दूसरी वॉर में जल्द ही जो है नेक्स्ट ईयर ही ये स्टार्ट कर देते हैं 1749 से लेकर 1754 तक, और इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्ल्यू जो है वो विक्टोरियस मतलब जीत कर सामने आ जाते हैं, वो फ्रेंच को बुरी तरीके से हार देते हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंच की पावर जो है वो वीक हो गई। उसी के बाद 54 से 58 तकरीबन 4 साल के बाद ये फिर से वॉर में आ जाते हैं। ठीक है, और वॉर में आ जाते हैं तो फ्रेंच इस बार डिफीट हो जाता है वॉन्डिवॉश। वॉन्डिवॉश एक जगह का नाम है जहां पर फ्रेंच बुरे तरीके से हार जाते हैं 1760 में। जब हार जाते हैं तो ये क्या है, ये फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस करते हैं, पेरिस में जाकर जो है ट्रीटी हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बताया कि इनको ये क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे ना रिलेशन तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आता है। ठीक है, अब यहां पर इनका लड़ने का कुछ और सिस्टम था, लेकिन ये एक्चुअली में यूरोप में भी लड़ रहे थे। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखो तो ये वहां पर भी थे, वहां से भी लड़ रहे हैं लोग। सो इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कब वॉर हुई, कौन सी ट्रीटी होती है। ठीक है, और उसी के बाद क्या होता है, जब ये वॉन्डिवॉश में हार जाते हैं तो इनकी पावर जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है 1763 में। लेकिन फिर भी क्या होता है, फ्रेंच का जो वॉर है, थर्ड जो वॉर है, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म हो जाती है। और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो पोडुचेरी जो था वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है आपके फ्रेंच को, और कहा जाता है आप इधर तक ही रहिए, इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहां तक रहिए। जितनी भी सेटलमेंट आपकी बाहर थी, दूसरी थी, अब वो सब हमारी हुई, और आपके पास सिर्फ क्या है, एक पोडुचेरी एक जगह है, ये लीजिए और यहीं से आप लोग ट्रेड कीजिए। देखिए पोर्तुगीज को दे दिया इन्होंने दमन दीव और गोवा वाला हिस्सा, इनको तो इन्होंने चलो इनसे आधा खरीद लिया, आधा इन्होंने बैटल में हार गए, इनको बाहर कर दिया। ठीक है, फ्रेंच के साथ इन्होंने वॉर्स लड़ी, और फ्रेंच के साथ वॉर लड़ते ही इन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी फोर्सेस थी, जितनी भी कंपटीशन इनको लगता था कि हमारे साथ जो कंपीट कर रहे हैं ट्रेड में, इनको इन्होंने धीरे धीरे से आउट कर दिया। नाउ ब्रिटिशर इज द हेजमनी अब इंडिया में रहती है। ठीक है, एक ही सिंगल पावर है जो कहां पर रह रही है, इंडिया में, और वही जो है वो अब ट्रेड को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रिटिशर की एक्सपेंशन कैसे होती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब जितने भी फोर्सेस जो हैं ये बाहर निकल जाती हैं, ब्रिटिशर जो है हमारे पास सामने जब आती है, तो अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं ना, अब देखो ब्रिटिशर भी पावरफुल हैं इंडिया में। अब आप इंडिया को देखोगे तो साउथ में अपना एक एम्पायर था, जिनको आप टीपू सुल्तान, मराठा बोल रहा हूँ, मैड्रास जो एरिया था, यहां पर क्या था, यहां पर टीपू सुल्तान थे। ठीक है, उनका जो राज्य था, साउथ में अलग किंगडम है, वेस्ट में आप चले जाओ मराठा पावर में है, थोड़ा नॉर्थ की तरफ चले जाओगे जम्मू एंड पंजाब वाले एरिया, तो यहां पर कौन थे, यहां पर था सिख एम्पायर। ठीक है, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो था वो किसके अंडर था, ब्रिटिशर के अंडर, मतलब दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह ये मुगल के अंदर था। सो इंडिया में देखिए कितनी फोर्सेस हैं, खुद इंडिया की, ब्रिटिशर्स को आप छोड़ दीजिए अभी, आप इंडिया को समझिए पहले कि इंडिया में क्या है। साउथ में एक किंगडम है जहां पर टीपू सुल्तान रूल कर रहे हैं, एक साइड वेस्ट में देखिए तो आपके मराठा है, यहां पर मराठा है, यहां मैड्रास है, और मैड्रास पर का किंगडम अलग है। एंड दिस वन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सिख एम्पायर है ना, सिख एम्पायर, और यहां पर आपका ये वाला जो है ये मुगल्स के पास है। इतनी फोर्सेस हैं यहां पर। सो ब्रिटिशर्स को इतनी फोर्सेस के साथ डील करना पड़ता था अलग अलग टाइम, एक ही टाइम पर। ठीक है, मराठा के साथ भी, इनके साथ भी, उनके साथ भी, सबके साथ जो है वो अलग अलग टाइम पर डील करना। तो जो है जब क्या हो गया,
ब्रिटिशर्स, अब ये लोग क्या करने लगे ना, शुरू शुरू में ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब ब्रिटिशर्स को परमिशन मिलती है कि भाई आप ठीक है ट्रेड कीजिए इंडिया में, लेकिन जल्दी जो मुगल्स थे उन्होंने को ये एहसास हो गया कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन क्यों हो रही है, हमारा रेवेन्यू जो है वो इतना डाउन क्यों जा रहा है। तो जब उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने एनालाइज किया कि भाई यहाँ पर तो हमने कंपनी को परमिशन दी थी ट्रेड करने की, और यहाँ पर तो जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको पहले समझाया, रोका कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप कंपनी के थ्रू ट्रेड कीजिए। ठीक है, हमने कंपनी को बोला कि वो ट्रेड करे, फ्री ट्रेड करे, आप तो पर्सनल ट्रेड कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। तो जब ब्रिटिशर्स ने नहीं माना ना, तो जितने भी हमारे एम्पायर थे उन्होंने एक्ट किया उन पे कि तुम नहीं मानोगे, तुम हमारी कंट्री में आकर हमको जो है सिखाओगे कि कैसे क्या करना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को कहा कि चलो भाई, इनके एक एक करके इन्होंने उनके जो सेटलमेंट्स थी उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर इस चीज से थोड़े डर गए। ब्रिटिशर्स को लगा कि यार अगर इन्होंने हमको इंडिया से निकाल दिया तो व्हाट अबाउट आवर ट्रेड, हम तो हार जाए, हमारा ट्रेड जो है वो खत्म हो जाएगा। तब जाकर ब्रिटिशर्स को यह एहसास हुआ कि नहीं, अगर हमें इंडिया में ट्रेड करना है तो हमें यहां के पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना पड़ेगा, यहां के पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो हम यहां पर अपना ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल करते हैं। तो यही जो दिल में उनके, मतलब जो उनके माइंड में था कि हमें यहां के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करना है, यही चीज थी जिसने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जैसे एरिया जो है वो मतलब इंडिया के वो ब्रिटिशर्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने ले लिए। कैसे ले लिए, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। किस तरीके से बंगाल को किस तरीके से कैप्चर किया गया, मद्रास को किस तरीके से कैप्चर किया गया, एंड द लास्ट वन दैट इज आपका जो बॉम्बे है, बॉम्बे को कैसे कैप्चर किया गया। बिकॉज दीज आर द थ्री प्रोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने बुक में भी देखा होगा, प्रोविनेंस गवर्नमेंट होता था जी, प्रोविनेंस के ऊपर जो है एक गवर्नर बैठा होता था, और तीनों के ऊपर होता था एक गवर्नर जनरल। उनके बारे में भी आप पढ़ोगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया। ठीक है, इन सब के बारे में जो है वो आप डिटेल वे में जो है हमारी एक वीडियो रहेगी इसके बाद। ठीक है, सिख के साथ क्या किया, सिखों को कैसे उन्होंने पावर से हटा दिया, बंगाल के साथ क्या किया। ठीक है, और ये जो मेन ट्रेडिंग सेंटर थे कैसे ब्रिटिशर्स ने इनको डेवलप किया, इसके बारे में जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। होप सो कि आपने जो आज इनके बारे में पढ़ा आप इसको याद रखिए, बार बार क्रैम कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है पूछिए उनको। ठीक है, इसमें से अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ कम लिख दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो जो है एक रखूंगा जिसमें सिर्फ आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं वो क्लियर की जाए। ठीक है, हालांकि जो आपका जेकेएसएसबी का सिलेबस है उसमें ये सब चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर देखो ना तो पेपर में ये चीजें भी पूछी जाती है कभी ना कभी। ठीक है, क्योंकि वो रिलेट कर देते हैं कि भाई ब्रिटिशर के बारे में पूछा गया तो ब्रिटिशर का तो होगा ही, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उनकी फॉर्मेशन कहां से होती है, कहां से वो लोग आए थे, क्या किया उन्होंने इंडिया में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मद्रास, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बॉम्बे एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख, मतलब जो सिख एम्पायर के साथ इनकी वॉर्स रही थी। नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर रहेगी। उसके बाद हम लोग सोशल रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स के बाद हम रिवॉल्ट पे आ जाएंगे, देन रिवॉल्ट के बाद हमारा गो थ्रू होगा जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म्ड होती है या कैसे वो लोग क्या करते हैं, अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जल्दी एग्जाम डेट अभी तक तो आई नहीं है, जल्दी एग्जाम डेट भी आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए तब तक अपने आप को तैयार रखिए। ओके देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।